नमस्कार दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज मैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड जीके के लेके आया हूं। तो इनमें से अभी कितने सही बैठते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जो लो लेवल और मीडियम लेवल दोनों लेवल के हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक, बौद्ध, जैन और शैव। आंसर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? वैदिक, बौद्ध, जैन और शैव। इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखा गया? तो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा के अंदर लिखे गए हैं। फिर हम बात करें कि त्रिपिटक हैं कौन कौन से, तो तीन है ये। एक तो विनय पिटक, एक तो विनय पिटक, एक है सूत पिटक और एक है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक या धम पिटक बोलते हैं जिसे में, तो अभिधम पिटक। तीसरा कौन सा? अभिधम पिटक। तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और कमला नेहरू। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अब देखिए, कादम्बिनी गांगुली, कमला नेहरू नहीं थी, ये दोनों सभी को पता है, ये दोनों नहीं थी। अब इन दोनों में से कंफ्यूजन है, तो ध्यान रखना। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था, ठीक है। और जबकि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, ना, भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। जबकि विदेशी कौन थी? तो एनी बेसेंट, ठीक है। अब प्रश्न आता है, एनी बेसेंट कौन से वर्ष बनी थी? भारतीय की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में बनी थी, ठीक है। कब, किस अधिवेशन बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन। कौन से अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अंदर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था। अब प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, ठीक है। अब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहली कांग्रेस की स्थापना इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो डब्ल्यू सी बनर्जी आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ठीक है। फिर इसके पहले अधिवेशन में सदस्य कुल कितने थे? तो 72 थे, 72 72 सदस्य पहले अधिवेशन में थे, 72 सदस्य थे, ठीक है। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोपी जी भट्ट, ये राजस्थान क्वेश्चन आ गया। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत और नौटंकी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा तमाशा। किस शैली के हैं ये कलाकार? तो तमाशा। देखिए, गोपी जी भट्ट राजस्थान में तमाशाई कलाकार हैं। तमाशा लोक नाट्य जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप होता है। जयपुर के महाराजा स्वाई प्रताप सिंह, कौन से महाराजा? प्रताप सिंह, जयपुर के महाराजा स्वाई प्रताप सिंह हैं के इस परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, यानी प्रताप सिंह के समय से एक परंपरा चालू हो गई। तो गोपी जी भट्ट किसके कलाकार हैं? तमाशा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी, नागरचौल, जोधपुरी और थली। बीकानेरी, नागरचौल, जोधपुरी और थली। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नागरचौल। क्या होगा? नागरचौल। बाकी बीकानेरी, जोधपुरी और थली ये सभी मारवाड़ी की बोलियां जी, नागरचौली नहीं है। नागरचौल और हाड़ौती, किशनगढ़ी, राजावाटी, तोरावाटी, चौरासी और अजमेरी किसकी सभी उपबोलियां हैं? ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां। किसकी हैं सभी? ये ढूंढाड़ी। किसकी हैं? ढूंढाड़ी होती है, जयपुर से बोली जाती है ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी की ये सब उपबोलियां नागरचौल कौन कौन सी है देखना, नागरचौल, हाड़ौती, किशनगढ़ी, राजावाटी, तोरावटी, चौरासी और अजमेरी सभी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, ठीक है। तो मारवाड़ी उपबोली नहीं होगी इसमें, नागरचौल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारों को तो क्वेश्चन नहीं आएगा ये। देखिए, भारतीय संघ के किस राज्य में शासन ने एक निजी सैनिक संगठन, जिसे हम बोलते हैं सेल्वा जुदम, को प्रोत्साहन दिया और जिसके कार्य को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया? देखिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसका उत्तर? बताइए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। किस राज्य ने? छत्तीसगढ़। यानी सेल्वा जुदम नाम की एक संस्था बनी थी, जिसको सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया कि कैंसिल कर दिया इसको। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताइए, आ जाएगा आपको ये। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, दामोदर, चंबल, कोसी। तो इसका उत्तर होगा दामोदर। इसका उत्तर क्या होगा? दामोदर होगा। देखिए,
दामोदर। स्वतंत्र भारत सरकार की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना तत्कालीन बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के उद्देश्य से 7 जुलाई, कितनी तारीख, 7 जुलाई 1948, 1948, 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी अधिनियम के तहत की गई। तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया? किसके लिए? मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया? कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मन्नार की खाड़ी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मन्नार की खाड़ी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी। देखिए, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया। किस वर्ष किया था? 1982, 1982, 1982 में समुद्री पार्क के रूप में इसको घोषित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में भी चलता है क्वेश्चन ये। देखिए, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? 8, 10, 12, 14। बताइए, 8, 10, 12, 14। बहुत सारे 10 बताएंगे, 10 इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर होगा 12 है। वर्तमान में कितने हैं? 12, 12, 12 वन मंडलों की संख्या राजस्थान में वर्तमान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह है कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। बताइए, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा लोथल। क्या होगा इसका उत्तर? लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है? अहमदाबाद, गुजरात में। लोथल कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद जिले के अंदर, गुजरात के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात। ठीक बता। लोथल एक पतन नगर था। ये किस नदी के किनारे था? तो ये भी पूछा गया। तो भोगवा, भोगवा नदी किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे था। लोथल भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है, और लोथल में दो भिन्न भिन्न टिल्ले नहीं मिलते। लोथल में से दो भिन्न भिन्न टिल्ले नहीं मिलते कि एक टिल्ला ये हो गया, एक टिल्ला ऐसे हो गया, ऐसे नहीं मिलता। यानी कि पूरी पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई रहती है। यानी कोई बस्ती है तो पूरी पूरी किससे थी? जैसे ये कोई बस्ती है तो पूरी पूरी एक ही दीवार से घिरी हुई रहती थी। यहाँ दो टिल्ले नहीं मिलते। ठीक है, गरीब बस्ती और ऊंचे वर्ग के नीचे वर्ग ऐसे नहीं मिलते। यहाँ पे केवल एक ही पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी रहती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भी। देखिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? यानी वैदिक काल की हम बात करें तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। इसका उत्तर होगा व्यवसाय पर। किस पर निर्भर करती थी? व्यवसाय पर आधारित थी। यानी किस पर थी? व्यवसाय। यानी आप कौन सा कार्य करते हैं उसके आधार पर आपकी जाति निर्धारित की जा सकती थी। ठीक है, जैसे ऋग्वेद के 9वें मंडल की हम बात करें। ऋग्वेद कौन से मंडल? 9वें मंडल। 9वें मंडल के एक स्थान पर उल्लेख किया गया है कि मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं और मैं एक कवि हूँ। तो इसका मतलब तीनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब किस पर आधारित थी? वो व्यवसाय पर आधारित थी, वर्क पर आधारित थी। ठीक है, अब बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आ गया। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। बताइए इसका उत्तर होगा राजगृह। राजगृह कहाँ पड़ता है? बिहार। कहाँ पड़ता है? बिहार। देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु, कौन सा शासक? मगध सम्राट कौन थे? अजातशत्रु, है ना, नाम याद करना आपको। मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में, कौन सी गुफा में? सप्तवर्णी गुफा में। राजगृह की सप्तवर्णी गुफा के अंदर किया गया था। और इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। किसने की थी? महाकश्यप। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह के अंदर। ठीक है, और अजातशत्रु समेत की गई थी सप्तवर्णी गुफा के अंदर। उस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी महाकश्यप। किसने की थी? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन धर्म से क्वेश्चन आ गया ये। त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र और अंग। बताइए जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र और अंग। क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा अंग। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। देखो, जैन साहित्य को हम दूसरा नाम कहते हैं आगम सिद्धांत। क्या सिद्धांत का नाम दिया रखा? आगम सिद्धांत। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 तो अंग हैं। कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। 12 अंग दे रखे और 12 ही उपांग दे रखे। इसके अंदर 12 ही उपांग दे रखे। तो 12 अंग, 12 उपांग दे रखे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंग सिद्धांत कहते हैं। जबकि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक किसे कहते हैं? बौद्ध साहित्य को। बौद्ध को त्रिपिटक कहते हैं और जैन साहित्य को हम कहते हैं अंग कहते हैं। ये आपको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये आ गया गुप्त वंश से। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? उत्तर मैंने बता दिया, गुप्त होगा। इसका उत्तर क्या होगा? गुप्त। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त वंश ने किया था। कौन सा शासक था? तो ये भी आप याद करो तो चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है, चंद्रगुप्त सेकंड का उल्लेख है। ठीक है, यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। ठीक है, तो गुप्तकालीन है ये। अष्टदिग्गज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? शिवाजी, कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम, यशोवर्मन। बताइए, सरल प्रश्न ही है, तो सुना होगा आपने। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? शिवाजी, कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम और यशोवर्मन। इसका उत्तर होगा कृष्णदेवराय। देख, शिवाजी के थे अष्ट प्रधान थे, वो क्या थे? अष्टी थे, लेकिन क्या थे वो? अष्ट प्रधान थे, अष्टदिग्गज नहीं थे। हम बात करें अष्टदिग्गज की, तो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेवराय के। ठीक है, किसके थे? कृष्णदेवराय के। ठीक है, और कृष्णदेवराय को अष्टदिग्गज होने के कारण के नाम कहते हैं इनको आंध्र भोज। क्या नाम कहा गया? आंध्र भोज। आरएस में पूछा गया क्वेश्चन था, कथन निष्कर्ष वाला, कथन वाला क्वेश्चन था, देख लेना आप, है ना। आंध्र भोज भी कहते हैं कृष्ण देवराय को। ठीक है, तेनालीराम का आप नाम सुना होगा, वो इनके अष्ट दिग्गज के अंदर थे। ठीक है, तो इधर आएगा इसका कृष्णदेव राय। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान पुलिस में बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही बार आया हुआ है। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अल बरूनी, शम्स ए सिराज। बताइए, आ जाएगा आपको ये। हसन निजामी, मिनहाज उज सिराज, अल बरूनी और शम्स ए सिराज। तो इसका सही उत्तर होगा अल बरूनी। क्या उत्तर होगा? अल बरूनी। देखिए, अल बरूनी अरब से आने वाले यात्रियों में प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। ठीक है, महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय ये आया था और 1030 ईस्वी तक भारत में रहा था। कब तक रहा था? 1030 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम आता किताब उल हिंद, या फिर इसका नाम आता तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद, या फिर आता है इसका नाम तहकीक ए हिंद, दोनों नाम आते हैं, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। इसने लिखी थी। ठीक है, जो उस समय के भारत के बारे में वर्णन करती है। ठीक है, और जिसमें भारतीय वर्ण व्यवस्था का इसने विशेष वर्णन किया था। और अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में अछूतों का भी वर्णन किया था कि अछूत जातियां थी या नहीं थी। ठीक है, तो किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी। किसने लिखी थी? अल बरूनी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन अपना, अकबर, मुगल काल का क्वेश्चन आ गया। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला, आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? शाह नवाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा। बताइए। अब देखो, इसका उत्तर वैसे होगा टोडरमल। क्या होगा? टोडरमल। लेकिन अगर आप रटो भी नहीं, आईने दे साला फैसाला क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने अगर भू राजस्व भी अगर आप याद कर लो कि अकबर के समय भू राजस्व यानी खेती बाड़ी संबंधी कौन लेखा जोखा रखता था, तो टोडरमल करता था। तो भू राजस्व के आधार पर आप यहाँ पे उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी क्वेश्चन कंप्लीट। आप कितने सही हुए 16 में से आप बताना। ठीक है, धन्यवाद।